काका, मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गया था ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। सुहानी वहीं बैठे काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगती है। बातें करते हुए सुहानी की नज़र उनकी कलाई पर पड़ती है। उनकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था। ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये किसका निशान है? सुहानी अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और काका से पूछ ही लेती है, काका, आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? काका अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहते हैं, बेटा, ये निशान काले जादू का है। ये सुनकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है। काले जादू का? हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। बेटा, कहते हैं काला जादू करने की कई विधियां होती हैं। उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसे ही कुछ निशान बना देता है जिससे वो अपने शिकार को काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में फिर से वही डर आने लगता है जिससे वो दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज के कलाई का निशान याद आ रहा था। काला जादू, युवराज सर की कलाई पर बना वो निशान, वो साया, बाबा का बताया वो शापित इंसान, वो गिलहरी, ये सब युवराज सर से जुड़ा हुआ है। ये सब सोचकर सुहानी परेशान हो जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? काका, आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? बेटा, जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। मैं बचपन में बहुत बदमाशियां करता था। एक रात मैं चुपकर घर से बाहर घूमने के लिए चला गया था। रात के समय जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां एक औरत को देखा। वो नदी किनारे बैठी कोई विधि कर रही थी। उस औरत को देखकर मैं डर गया और वहां से भागने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैं डर गया। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाया। उस औरत ने मुझसे कहा कि उसे मेरे जैसे ही किसी का इंतजार था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां ले गई जहां वो काला जादू कर रही थी। उस अंधेरी रात में ये सब बहुत भयानक लग रहा था। मैं डर कर रो रहा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे अपने सामने बैठा दिया और अपनी विधियां करने लगी। जब उसकी विधि पूरी हो गई तब उसने एक खंजर निकालकर उसे आग में तपाया और फिर मेरी कलाई पर यह निशान दाग कर बना दिया। उसके ऐसा करते ही मैं वहां से उठकर भाग गया। वो जोर जोर से हंस रही थी और इस बार उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं घर से छुपकर बाहर गया था, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ये बात मैं अपने घर में बता सकूं। तब मैं बच्चा था, इसलिए कुछ समझ भी नहीं पाया। सुहानी बड़े गौर से काका की बातें सुन रही थी। फिर क्या हुआ? काले जादू की वजह से मेरे बर्ताव में अजीब से बदलाव आने लगे थे। जब मेरी माँ ने मेरे बदले हुए बर्ताव और इस निशान को देखा तो उन्हें शक हुआ। एक दिन वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक ने मेरी माँ को सारा सच बता दिया। उस तांत्रिक ने ही मुझे काले जादू से आजाद किया। ये सब सुनकर सुहानी का सर घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साए से बचाना, युवराज के आते ही उस साए का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े चट्टान को बस एक हाथ से रोक देना, ये सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थी। यही सब सोचते हुए सुहानी वहां से उठकर आगे बढ़ने लगती है। काका को सुहानी का बर्ताव काफी अजीब लगता है। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो?
काका सुहानी को रोकने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन सुहानी अपने ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसे काका की आवाज सुनाई नहीं देती और वो बस आगे बढ़ती जाती है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई बेसुध सी चल रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। सुहानी के मन में बस अब एक ही सवाल चल रहा था कि क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो उस साए से जुड़ा हुआ है। रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर आ गया था। बेटा, सुहानी कहाँ है? क्या सुहानी घर में नहीं है? नहीं बेटा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ गई है। अब युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगती है। मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहां से चला जाता है। युवराज आसपास सुहानी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। युवराज अपने मोबाइल से सुहानी की तस्वीर दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछने लगता है, फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लग रहा था कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र खेलते हुए एक बच्चे पर जाती है। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाता है। इसे कहीं देखा है? हाँ, जब हम खेल रहे थे तब ये दीदी यहीं तो बैठी थी, फिर कहाँ गई मुझे ये याद नहीं है। प्लीज तुम ठीक से याद करने की कोशिश करो। उस बच्चे को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी एक और लड़का वहां आता है। युवराज के मोबाइल में सुहानी की तस्वीर को देखकर वो कहता है, भैया, क्या आप इन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या तुमने इसे देखा है? हाँ, मैंने इन्हें जंगल की तरफ जाते देखा है। ये सुनकर वहां खड़ी एक औरत घबराते हुए कहती है, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं। वो लड़की। ये कहते हुए वो औरत चुप हो जाती है और युवराज को देखती है, जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना घबराया हुआ है। युवराज बिना कुछ सोचे तेजी से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो औरत और बच्चे युवराज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। जाकर बाबा को बता दो कि ये लोग जंगल में चले गए हैं। वो बच्चे भागते हुए वहां से चले जाते हैं। दिसंबर का महीना था। दिन जल्दी ढल गया था। हिमाचल के घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी के तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसा उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। दूसरी तरफ सुहानी अपने ख्यालों में खोई जंगल के अंदर आ गई थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने आसपास देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। सुहानी अपने जीन्स का पॉकेट चेक करती है और मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करती है। रोशनी आने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेले पाकर सुहानी बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फ्लैशलाइट की मदद से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और वो आसपास देखने लगती है। उसे झाड़ियों के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सुहानी उन झाड़ियों की तरफ देखती है और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी। सुहानी समझ जाती है कि ये कुछ जंगली जानवरों की आंखें हैं। धीरे धीरे उन झाड़ियों से कुछ भेड़िए बाहर आते हैं। उस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़िए देखकर डर से सुहानी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेले खड़ी थी और दूसरी तरफ थे वो भेड़िए जो सुहानी का शिकार करना चाहते थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपटता है। उस भेड़िए के झपटते ही सुहानी किनारे हो जाती है और भेड़िए का पहला वार बेकार हो जाता है। अगले ही पल उनमें से एक और भेड़िया सुहानी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार सुहानी इतनी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस जाती है। सुहानी ज़मीन पर गिर जाती है और भेड़िए चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। सुहानी ज़मीन पर पड़ी उन भेड़ियों को देख रही थी जो उस पर झपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो सभी सुहानी को देखते हुए घुर्रा रहे थे। तभी उनमें से एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी के ऊपर कूद पड़ता है। ये देखकर सुहानी की चीख निकल जाती है और वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
लेकिन अगले ही पल सुहानी भेड़िए के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनती है। वो कुछ समझ नहीं पाती और अपनी आंखें खोल लेती है। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पास युवराज खड़ा था और वो भेड़िया ज़मीन पर घायल पड़ा कराह रहा था। युवराज के चेहरे पर गुस्सा था और वो एकटक उन भेड़ियों को देख रहा था। युवराज सर? वहीं युवराज की नज़र अभी भी भेड़ियों पर बनी हुई थी। युवराज धीरे धीरे उन भेड़ियों की तरफ बढ़ता है। भेड़ियों को देखते हुए अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती हैं। युवराज की लाल आंखें देखकर वो भेड़िया घुर्राना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब युवराज से डरकर पीछे हट रहे हों। युवराज बिना पल के झपकाए एकटक उन भेड़ियों को देख रहा था। वो सारे भेड़िए पीछे हो जाते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। भेड़ियों के भागने के बाद युवराज के चेहरे का गुस्सा शांत होता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। इधर सुहानी ज़मीन पर बैठी थी। उसकी बॉडी पे कुछ चोटें आई थी। इस वक्त युवराज की पीठ सुहानी की तरफ थी, इसीलिए सुहानी वो सब नहीं देख पाई थी जो भेड़ियों ने देखा था। लेकिन जो सुहानी ने अभी अभी देखा था वो उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। युवराज को देखकर वो सारे खतरनाक भेड़िए वहाँ से भाग गए थे और ये कोई आम बात नहीं थी। युवराज पीछे मुड़कर सुहानी के पास आता है और अपने घुटने के बल पर बैठ जाता है। तुम ठीक हो? युवराज की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये बात सिर्फ वही जानता था कि वो आज कितना डर गया था। सुहानी के ना मिलने पर वो बुरी तरह से घबरा गया था। सुहानी बिना कुछ कहे युवराज के सीने से लग जाती है। सुहानी के ऐसा करने पर कुछ पलों के लिए युवराज फ्रीज हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि सुहानी कुछ ऐसा कर सकती है। युवराज का दिल अब ज़ोरों से धड़क रहा था। वो इसी वक्त सुहानी को खुद से अलग कर देना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद युवराज सुहानी को खुद से अलग करता है। सुहानी की आंखें नम थीं और वो युवराज के चेहरे को ही देख रही थी। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी उठने में मदद करता है। जब युवराज वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो सुहानी उसके साथ आगे नहीं बढ़ती। युवराज पीछे मुड़कर कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज की आंखों में देखकर कहती है, आई लव यू युवराज सर। दूसरी तरफ दीवान विला की टाइट सिक्योरिटी के बीच बालकनी में एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो वहाँ सबसे छुप कर आया है। उसके कान दरवाजे से लगे हुए थे और वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे यशवंत दीवान की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। इतने से कुछ नहीं होगा, हमें और लोग चाहिए। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि यशवंत दीवान किसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, हमें और चाहिए वरना वो हम सबको मार डालेगी। क्या आगे बढ़ेगी युवराज और सुहानी की कहानी? ये सुनकर लड़का हैरत में पड़ जाता है और खुद से कहता है, शिमला का सबसे पावरफुल आदमी किससे इतना डर रहा है? कौन है वो जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।